बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन 06। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे सीमेन एंड स्पर्म के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है मेल में, टेस्टिस क्या होते हैं। आज हम लोग बढ़ते बढ़ते आ गए हैं सीमेन एंड स्पर्म। सीमेन का हिंदी होता है वीर्य और स्पर्म का हिंदी होता है शुक्राणु। अब दोनों एक ही चीज है या फिर दोनों अलग अलग है? दोनों में क्या संबंध है? दोनों में क्या संबंध है? तो यूं समझ लीजिए, यदि सीमेन पानी है तो स्पर्म मछली है। मतलब कि सीमेन के बगैर स्पर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये इनके बगैर ये जीवित रह ही नहीं सकता है। लेकिन उनसे पहले यदि आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक, आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग सीमेन को। तो सीमेन के बारे में क्या कहा गया है? सीमेन के बारे में ये इसका स्ट्रक्चर नहीं, इसका स्ट्रक्चर होता है, सीमेन का स्ट्रक्चर नहीं होता। सीमेन एक तरल पदार्थ। अब कहेगा पानी का आप एक तस्वीर खींचिए। हम समुद्र का तस्वीर ड्रॉ कर सकते हैं, नदी नाला तालाब पोखर का ड्रॉ कर सकते हैं, पर कहेगा कि नहीं 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 नहीं, आप क्या कीजिए ना कि पानी का एक तस्वीर निकालिए, उसको कलई कीजिए, रंग पेंट कीजिए, ड्राइंग कीजिए। ये संभव नहीं है। इसके बारे में जानिए कि सीमेन, यहां पर हम लिखते हैं सीमेन, छोटी सी लेक्चर होगी। सीमेन क्या है? तो सीमेन के बारे में यूं समझिए कि इसको मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है ये, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड माने नर प्रजनन द्रव है ये, तरल नर प्रजनन तरल। सीमेन क्या है? नर प्रजनन तरल है। ठीक, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। अब देखना है कि आखिर इसमें होता क्या क्या है, सीमेन में होता क्या क्या है। तो सीमेन में देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि ये बना है किन किन चीज से। तो सीमेन में पाए क्या क्या जाते हैं? यदि सीमेन के हैं तो सीमेन में मिला हुआ है टेस्टिस का स्राव। टेस्टिस से जो कुछ पदार्थ स्रावित हुआ है, टेस्टिस से जो निकल करके आया है वो है। और कौन है? सेमिनल वेसिकल्स का स्राव। और क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव। एक ग्लैंड और पढ़े थे हम लोग, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। नहीं, तब कहोगे क्या सीमेन में बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, स्राव है, उससे जो कुछ मटेरियल निकलते हैं, क्या उसका कोई योगदान नहीं है सीमेन में? तो कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। क्यों उनका योगदान नहीं है? क्योंकि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद ये जो सीमेन निकलता है तो ये इजेकुलेशन की घटना है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, तो आपको इंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे पिछला लेक्चर, या फिर नहीं देखे हैं तो फिर कहां मिल जाएंगे आपको? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आई बटन में भी लगा दिए जाएंगे, देख लीजिए आगे होंगे। ठीक, तो क्या कह रहे थे? बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड की जो स्राव है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट
के दौरान होता है, मतलब सीमेन निकलने से पहले, माने इजेकुलेशन स्खलन होने से पहले जब इंसान मनुष्य सेक्सुअल एक्साइटमेंट में आता है, इंटरकॉर्स के लिए वो इच्छुक होता है, तो उस समय क्या होता है कि उनके यूरेथ्रा के माध्यम से पेनिस टिप पर कुछ लिक्विड तरल पदार्थ जो विस्कस होते हैं, चिपचिपा होते हैं, वो आते हैं। उससे दो फायदा होते हैं कि यूरेथ्रा की क्या करते हैं कि एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर दिया, और दूसरा ये होता है कि मतलब जो पेनिस ग्लांस है उसको सॉफ्ट कर देता है, मतलब मॉइस्चर कर देता है, फ्रिक्शन लेस बना देता है, चिपचिपा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पर स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं इंटरकॉर्स के दौरान। तो सीमेन में उसकी कोई योगदान नहीं है। तो सीमेन में कौन कौन है? टेस्टिस का स्राव है, सेमिनल वेसिकल्स का स्राव है, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव है। अब देखना है टेस्टिस से क्या क्या स्रावित होगा, टेस्टिस से क्या क्या आएगा। तो स्पर्म एंड हॉर्मोन्स, टेस्टिस से क्या क्या आएगा? स्पर्म एंड हॉर्मोन्स। सेमिनल वेसिकल से क्या आएगा? सेमिनल प्लाज्मा। क्या आएगा? सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड। अब इससे क्या क्या आएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एल्कलाइन मिल्की लिक्विड, मतलब कि क्षारीय दूधिया तरल पदार्थ। क्या है? एल्कलाइन, एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड, ये सब मिलकर के क्या किसका निर्माण किया है? सीमेन का। सीमेन कोई अकेला बॉडी नहीं है। सीमेन में क्या क्या है? टेस्टिस के स्राव है, स्पर्म एंड हॉर्मोन्स, सेमिनल वेसिकल्स का स्राव है और प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव है। अब देखिए किसकी कितनी योगदान है। तो टेस्टिस जो है अपनी मात्र 10% देते हैं। कितना परसेंट है? 10%। सेमिनल वेसिकल्स का जो स्राव है ये 60% होता है, मतलब सबसे ज्यादा। और इसमें लिखे भी थे कि इससे एक तरल पदार्थ निकलता है जो क्या करता है? सीमेन के आयतन को बढ़ा देता है, सीमेन के आयतन को बढ़ा देता है, जिसमें कुछ पोषक पदार्थ भी होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज बताए थे, इसमें पाए जाते हैं। और इसका कितना प्रतिशत योगदान है? तो मात्र 30%। और जोड़ दीजिए तो सब हो जाते हैं कितना परसेंट? 100%। देखिए टेस्टिस के स्राव, टेस्टिस में क्या क्या? स्पर्म एंड हॉर्मोन्स। सेमिनल वेसिकल्स के स्राव में सेमिनल फ्लूइड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के स्राव में क्या है? एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड है। ये सब आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, उससे पिछले लेक्चर। टेस्टिस दूसरा या तीसरा लेक्चर हुआ होगा, टेस्टिस दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर टेस्टिस। तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, ये कहानी आप जान चुके हैं। टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, ठीक। टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आंतरिक दीवार में देखिए कैसे कैसे बनता है, कहां कहां से। सीमेन बनने की प्रोसेस क्या है? सीमेन बनने की प्रोसेस, तो सीमेन बनने की प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्पर्म को देखना पड़ेगा। तो स्पर्म कहां पर बना? टेस्टिस में। कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दीवार में जर्मिनल एपिथेलियल होते हैं, जहां से किसकी उत्पत्ति होती है? स्पर्म की उत्पत्ति होती है। वहां से स्पर्म बन गया। टेस्टिस के कुछ ऐसे सेल होते हैं, देखे होंगे, उसमें लेडिग सेल होते हैं, टेस्टिकुलर लेडिग सेल होते हैं, सर्टोली सेल होते हैं। उससे क्या होते हैं कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो हार्मोन्स भी इसके साथ मिले हुए होते हैं। तो स्पर्म एंड हार्मोन्स फ्रॉम टेस्टिस, सेमिनल फ्लूइड जिसमें फ्रुक्टोज मिला होता है, वो सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, एंड एल्कलाइन मतलब क्षारीय, मतलब क्षारीय दूधिया तरल पदार्थ,
क्षारीय दुधिया तरल पदार्थ होते हैं, वो कहां से आते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड से। इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं और देखेंगे कि इसमें एक एंटीबॉडी भी होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, जो क्या करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इनको बचाता है। या फिर फीमेल के वेजाइना में जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह के दौरान क्या होते हैं कि उसमें फंजाई या बैक्टीरिया पनप रहते होते हैं। और वैसे भी लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया फीमेल के वेजाइना में होता है, तो वहां से जो फ्रुक्टोज या ग्लूकोज निकलते हैं, स्राव होते हैं, चूंकि उसमें भी बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है, तो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड से क्या होते हैं कि वहां पर फीमेल के वेजाइना में क्या होते हैं? तरल पदार्थ स्रावित होते हैं। उस तरल पदार्थ में फ्रुक्टोज जो होते हैं उसको क्या करते हैं? वो फर्मेंटेशन कर देते हैं। तो फर्मेंटेशन करने के बाद क्या हो जाता है कि वो मतलब व्हाइटिश स्पॉट जैसे, मतलब लिक्विड जैसे बन जाता है। तो वो कहां पर आ जाते हैं? तो फीमेल के वेजाइना में वो क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है? वैसे हार्मफुल नहीं है, पर स्पर्म को किसी भी प्रकार के नुकसान ना हो इसलिए सीमेन में एंटीबायोटिक भी होते हैं, जो उस बैक्टीरिया को क्या करता है? तत्क्षण डिस्ट्रॉय कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। और एंटीबायोटिक भी दो प्रकार के, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, मतलब मार देता है, और कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये तत्क्षण उनके ग्रोथ को क्या करता है? रोक देता है। आ रही है बात समझ में? तो टेस्टिस के स्राव सीमेन में कितना? 10%। सेमिनल वेसिकल्स का स्राव कितना? 60%। और प्रोस्टेट ग्लैंड के स्राव मतलब सिक्रेशन कितना प्रतिशत? 30%। ये कुल मिलाकर के बना है सीमेन। बात समझ में आई? तो इनको हम कुछ भाषा में लिख लेते हैं। पहले आप रफ डायग्राम डेफिनेशन पूछे तो सीमेन, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन, मतलब नर प्रजनन तरल को क्या कहते हैं? सीमेन या वीर्य कहते हैं। तो क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन, इज कॉल्ड सीमेन। स्पर्म आगे देखेंगे। तो ये सीमेन क्या हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, नर प्रजनन तरल को क्या कहते हैं? सीमेन या वीर्य कहते हैं। आप इसको मोटा मोटे नोट कर लीजिए फटाक से, फिर इनके भाषा को हम लिख लेते हैं आगे। तो चलिए इनको नोट कर लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए पीएच ऑफ सीमेन इक्वल टू 7.5। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? ये क्षारीय है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्षारीय है, मतलब एल्केलाइन है ये। मतलब क्या? ये बेसिक नेचर के हैं। किस नेचर के हैं? तो आपसे पूछें कि सीमेन का पीएच कितना होता है, तो 7.5 इसके पीएच होते हैं। मतलब न्यूट्रल ही समझा जाए, ऐसी खास क्षारीय भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्षारीयता नहीं है। अब ये इसको इरेज कर दें। चलिए और कुछ आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये है क्या? यह मिल्की, बोल देना नहीं, यह मिल्की फ्लूइड है। यह मिल्की फ्लूइड है। क्लियर? एक मिनट, यहां पर क्या लिख रहे थे? या मिल्की, जय श्री राम। यह मिल्की विस्कस फ्लूइड है। यह मिल्की विस्कस फ्लूइड है, मतलब दूधिया चिपचिपा तरल है। क्या है? दूधिया चिपचिपा तरल है। पीएच देख लिए। अब देखिए सीमेन में सेमिनल प्लाज्मिन,
याद कीजिए, सेमिनल प्लाज्मिन नामक एंटीबायोटिक पाए जाते हैं जो फीमेल के वेजाइना में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। सीमेन में सेमिनल प्लाज्मिन, याद कीजिए कौन से एंटीबायोटिक का क्या नाम है? सेमिनल प्लाज्मिन नामक एंटीबायोटिक पाए जाते हैं जो फीमेल के वेजाइना में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इससे स्पर्म सुरक्षित रह जाते हैं, और क्या लिखें, और क्या कहें? सिंगल इजैकुलेशन, याद कीजिए पिछले लेक्चर के टर्म इजैकुलेशन क्या है? मतलब सीमेन निकलने की प्रक्रिया। सिंगल इजैकुलेशन में 2 ml से 5 ml सीमेन डिस्चार्ज होता है। जब एक बार शारीरिक संबंध स्थापित होता है और उसके दौरान जो सीमेन निकलता है वही इजैकुलेशन है। तो एक बार में कितने ml? 2 से 5 ml सीमेन डिस्चार्ज होता है। मतलब 2 से 5 ml सीमेन डिस्चार्ज होता है, निकलता है, स्खलित होता है। क्लियर? तो इनको आप नोट कीजिए, इधर मिटाएं, इसको छाप लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, नहीं छापे हैं तो छाप लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सीमेन का पीएच कितना हो गया? 7.5। सीमेन का पीएच 7.5। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सीमेन, नहीं, कंपोजिशन ऑफ सीमेन। आखिर सीमेन में होता क्या क्या है केमिकली? क्या कहेंगे? केमिकल कंपोजिशन, नहीं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेन। याद रखना, रासायनिक संगठन क्या क्या है? तो इसमें पाए जाते हैं फ्रुक्टोज, इसमें पाए जाते हैं एंजाइम, और एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। याद रखना, एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में या फिर आप सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है एंजाइम। केमिकल नेचर के हैं। अगला पाए जाते हैं कैल्शियम। तो क्या क्या पाए गए? फ्रुक्टोज, एंजाइम एंड कैल्शियम। ये तो केमिकल कंपोजिशन है। और यदि बात करें लिविंग कंपोजिशन की, लिविंग कंपोजिशन मतलब इसमें जीवित क्या है? तो लिविंग कंपोजिशन में आता है स्पर्म। लिविंग कंपोजिशन में क्या आ जाता है? स्पर्म। मतलब सीमेन का लिविंग कंपोजिशन कौन है? तो स्पर्म। ऐसे करके पूछ सकता है। तो व्हाट इज द लिविंग कंपोजिशन? मतलब जीवित अवयव सीमेन का क्या है? वीर्य का जीवित अवयव क्या है? शुक्राणु, फ्रुक्टोज, एंजाइम, कैल्शियम इत्यादि। तो क्या है? स्पर्म है इसका जीवित अवयव। इधर मिटाएं और एक लाइन लिखेंगे,
सीमेन के बारे में। अत्याधुनिक खोज से यह पाया गया है कि सीमेन में एयू भी यह पाया कि सीमेन में एयू मतलब गोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अत्याधुनिक खोज से यह पाया कि सीमेन में एयू मीन्स गोल्ड भी पाए जाते हैं। तो आपने देख लिया सीमेन का केमिकल कंपोजिशन, फ्रुक्टोज, एंजाइम, कैल्शियम, और अत्याधुनिक खोज में हो सकता है एनसीईआरटी में मेंशन ना हो, पर ये मैंने किसी पत्रिका में या फिर ऐसे देखे थे, तो ये सीमेन में पाया जाता है एयू, अत्याधुनिक खोज में आया। लेकिन फ्रुक्टोज, एंजाइम, कैल्शियम ये एनसीईआरटी की लाइन है, लिविंग कंपोजिशन, स्पर्म ये इसकी लाइन है। तो बात समझ में आ गई। एक और चीज पाए जाते हैं इसमें, यहीं पर लिख देते हैं, मेन चीज है प्रोटीन। तो क्या क्या हो गया? प्रोटीन, फ्रुक्टोज, एंजाइम एंड कैल्शियम, लिविंग कंपोजिशन, स्पर्म, और अत्याधुनिक खोज से पाया गया गोल्ड। तो ये रही बात कुछ सीमेन के बारे में। आई बात समझ में? तो आप इनको नोट कर लीजिए और हम जानकारी जुटाते हैं किसके? स्पर्म के बारे में। फटाक से नोट कर लीजिए। तो चलिए ये बात रही इधर से, अभी तक में जितनी जानकारी हम लोग एकत्रित किए हैं, जुटाए हैं, वो सीमेन से संबंधित। तो इसको हम इरेज करते हैं और हेडिंग लगाते हैं स्पर्म। स्पर्म के बारे में ज्यादा हम यहां नहीं जानेंगे। अब कहिए क्यों नहीं जानेंगे? तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक टॉपिक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसी टॉपिक है जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, मानव भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग मानव भ्रूण विज्ञान में देखेंगे। लेकिन यहां पर हम जब सीमेन की चर्चा हुई और सीमेन का लिविंग कंपोजिशन है, तो इसके थोड़ी बहुत हम लोग आइडिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कौन सी आइडिया? क्योंकि वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि अब स्पर्म का जो टेल बना है वो किससे बना है, स्पर्म का जो मिडिल पार्ट बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, स्पर्म का जो हेड बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, स्पर्म का जो कैप बना हुआ है, टोपी बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है। पर इन सब के बारे में अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इसको स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म के बारे में यहाँ पर हम मोटा मोटी आपको जानकारी देंगे। कौनटा कौनटे? मोटा मोटे। तो देखिए स्पर्म, स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। शुक्राणु, स्पर्म का मतलब शुक्राणु होता है। इसके कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी हैं कि इसके शुक्राणु नाम क्या है, पर बायोलॉजी उसको मानती नहीं है, कहता है कि नहीं साइंटिफिक तौर से इसको चलिए लेकर के, तो हम लोग उधर की ओर बढ़ते हैं। स्पर्म क्या है? तो कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड स्पर्म। अभी तक जो पढ़ रहे थे ऑर्गेन वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, ये रिप्रोडक्शन की प्रजनन करने वाली यही कोशिका है। क्या कहें? ये माइन्यूट है, माइन्यूट रिप्रोडक्टिव सेल, माइन्यूट रिप्रोडक्टिव सेल मतलब कि सूक्ष्म प्रजनन कोशिका। क्या कहें इसको? सूक्ष्म प्रजनन कोशिका। ये क्या है? ये सूक्ष्म प्रजनन कोशिका है। किसके? सेल ऑफ ह्यूमन।
ह्यूमन नहीं, हायर एनिमल्स कहिए ना। तो मनुष्य का सूक्ष्म प्रजनन कोशिका है। अब जरा इसकी संख्या की बात कर लें तो डाटा के अनुसार दिया हुआ है कि सीमेन बैमहेन धाई छावावट इतना 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 डाटा के बारे में है इनकी, ये विशाल मात्रा में होते हैं। यह सीमेन में काफी संख्या में पाए जाते हैं। यह सीमेन में काफी संख्या में पाए जाते हैं। ये और ये निकलता कहां से है? इसका निर्माण टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। इसका निर्माण सेमनीफेरस, इसका निर्माण टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। किससे? तो उत्पन्न किससे होता है? जर्मिनल इपिथेलियल सेल से। निर्माण कहां पर? किसके अंदर? तो टेस्टिस के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब यहां पर कहता है कि इन सिंगल एजुकुलेशन, इन सिंगल इजैकुलेशन, सिंगल इजैकुलेशन में ये 250 से 300 मिलियन, मिलियन बोले तो लाख, माने 250 से 300 लाख स्पर्म पाए जाते हैं इन सिंगल एजुकुलेशन। 250 to 300 मिलियंस स्पर्म डिस्चार्ज्ड आउट एक बार में। तो सिंगल इजैकुलेशन में कितना सीमेन? तो 2 से 5 ml सीमेन। अब उस 2 से 5 ml सीमेन में 250 से 300 मिलियन स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं। अब सोचिए कि यदि ये फीमेल प्रजनन के दौरान, कपुलेशन के दौरान फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? जायगोट बनता है, और जायगोट से क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है, वगैरह वगैरह। यदि ये सारे के सारे स्पर्म कम कर जाए, मतलब फर्टिलाइजेशन में भाग ले लें सारे के सारे स्पर्म, तो 1 टाइम्स देयर आर मिलियंस चाइल्ड बर्थ बाय अ फीमेल। एक फीमेल के द्वारा एक बार में कोई मिलियन, मतलब कि 250 से 300 मिलियन बच्चे पैदा किया जा सकते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम नहीं किया। इनमें से 250 में से एक ही स्पर्म क्या करता है? ओवम के साथ फ्यूज करता है, जिस प्रोसेस को सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो 250 में से केवल जब हमारी पैदा हो रही थी तो हम विजेता घोषित हुए थे, तब आज हम आए हैं यहां पर। कैसे? तो 250 में से अब समझिए, मतलब 300 लाख, तो क्या कहिए 299 लाख 99,999 स्पर्म को पीछे छोड़कर हमने एक स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज किया और हमारी जन्म हो गई। कंपटीशन कितना बड़ा था, जन्म से लेकर के मनुष्य का क्या हाल होगा ही होगा, देख सकते हो। तो सिंगल एजुकुलेशन में, मतलब एकल स्खलन में 250 से 300 मिलियन स्पर्म डिस्चार्ज आउट, मतलब निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। अब सोच सकते हो कितनी संख्या में बनता है।
कितनी संख्या में बनता है, नोट कीजिए इसको, नोट करें फटाक से। तो चलिए मिटा रहे हैं इनको। अब देखिए शुक्राणु के बारे में और कुछ बातें, शुक्राणु के बारे में और कुछ बात। अब शुक्राणु क्या है? लिविंग सेल है। स्पर्म इज लिविंग सेल, ये जीवित सेल है। स्ट्रक्चरली ये जो होता है ये टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। स्ट्रक्चरली ये संरचनात्मक दृष्टिकोण से ये टेडपोल लार्वा के समान होते हैं। टेडपोल लार्वा के समान कैसे होते हैं? मेंढक का बच्चा, मेंढक का बच्चा चश्म लगाकर बच्चा जो मछली के आकार में होते हैं। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से स्पर्म किसके जैसे होते हैं? टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, मतलब मेढक के बच्चा। जो टेडपोल लार्वा किसको कहते हैं? मेढक का बच्चा, जो किस आकार के होते हैं? मछली के आकार के होते हैं। मछली के जाई से तो ये ऐसे होता है जी। जब दिल न लगे दिलदार, ऐसे होते हैं ये। यहां पर और होता है ऐसे करके, इसको एक बार फिर हम बनाएंगे। संरचना का नाम जान लीजिए किसके जैसे? टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। इसको कहते हैं अपन हेड, ये है कैप, इसको कहते हैं नेक, ये है मिडिल पीस। सॉरी, ओ नो, चलिए बीच में बिजली चली गई थी, थोड़ी खेद है, कुछ देर अंधेरा कायम रहेंगे, पर खैर कोई बात नहीं। तो ये टेडपोल लार्वा मेंढक के बच्चे को देखे होंगे तो ऐसे ही होते हैं मेंढक के बच्चे। ऊपर वाला को हेड कहते हैं, इसी हेड में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये जो मिडिल पीस है, इसी मिडिल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? इसी मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और यहां पर मार्का लगा दिए हम VVI, पर इसको एक बार हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी कुछ नहीं दिखा रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, मतलब मोटा मोटी जो हेड में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, और मिडिल पीस में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी स्टोर हाउस ऑफ द सेल। तो ये तो हुई इनकी बात, उधर से आप नोट कर लिए थे। अब देखिए जरा ये स्पर्म में जो सीमेन में जो ये चलता है तो इसकी कितनी गति होती है, मोशन कितने होते हैं ना। मोबिलिटी और स्पीड और वेलोसिटी ऑफ स्पर्म, मोबिलिटी कहिए, स्पीड कहिए, वेलोसिटी कहिए,
किसका? तो 1.5 mm से 3 mm प्रति मिनट। कितना? तो 1.5 to 3 mm पर मिनट। 1 mm से 1 मिनट में 1 mm से 3 mm तक ये ससर करके जाता है और गति करने में इसका टेल महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक, तो इसको एक बार नोट करें, 2-4 लाइन और लिखेंगे, फिर बस हम लोग लास्ट के कगार पर हैं। नोट कर लिए हैं? तो चलिए फोटो को इरेज करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जब किसी को किसी से वो होता है। नहीं क्या होता है जी? चलिए देखते हैं। तो ये भी मार्का लगाएंगे इस पर, VVI, मोबिलिटी या स्पीड या वेलोसिटी ऑफ स्पर्म। कभी कभी इसको 2 से 3 कर देता है, तो डाटा को आप अपनी बुद्धि के हिसाब से थोड़ा चलाइए। 1.5 से नहीं लेकर के क्या करता है, 2 से 3 करता है, तो यूं मान करके चलो ना 1 से 3 तक आप चलेंगे। ठीक, अब देखिए कि होता क्या है। लगभग 60% स्पर्म, माने कते 250 से 300 मिलियन में कितना? 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज में होते हैं। लगभग 60% स्पर्म किस शेप साइज में होते हैं? नॉर्मल शेप और साइज में होते हैं। देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर कैसे लिखते हैं? BATER, ऐसे लिखते हैं बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट नहीं, तो कहता है नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कम से कम 40%, इतना तो नॉर्मल शेप में होता है, लगभग की बात किया गया है। यदि फर्टिलिटी अच्छी करनी हो, संतान उत्पन्न करने वाली हो, तो उसमें 40%, कम से कम 40% स्पर्म का शेप, साइज एंड मोबिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए। यही शेप और साइज गड़बड़ा जाता है, 40% से कम ही स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज में होते हैं, तो वहीं पर चाइल्ड उत्पन्न करने में वो पुरुष असक्षम होते हैं, जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी, बंजियापन कहते हैं। नहीं कहता ये मुंसा बांझ हो गया है। तो बंजियापन कब आता है? जब उनके 250 से 300 मिलियन स्पर्म में से नॉर्मल कितना होना चाहिए? 60। लेकिन अच्छे फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम, माने फर्टिलिटी अच्छी हो, प्रजनन क्षमता अच्छा हो, बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता अच्छी हो, उसके लिए कम से कम 40% स्पर्म को क्या होनी चाहिए? नॉर्मल शेप, स्पर्म की शेप, साइज एंड मोबिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नंगड़ी कटल है, टांग नंगड़ा है, सींग टूटल है, ऐसे स्पर्म कुछ किसी काम के नहीं है।
किसी काम के नहीं है। तो VVI मार्का कहां पर है? ये है, ये पॉइंट भी VVI मार्का है। कितने प्रतिशत स्पर्म नॉर्मल शेप में होते हैं? अच्छे फर्टिलाइजेशन के लिए, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए कितना प्रतिशत स्पर्म को नॉर्मल शेप में होनी चाहिए? 40% स्पर्म की मोबिलिटी कितनी है, इत्यादि वगैरह वगैरह। पर स्पर्म के बारे में बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन, ये क्या बोल रहे हैं, माने विस्तृत जानकारी और इससे ज्यादा ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग करेंगे। तो इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए और बताइए। नोट कर लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया? जाते जाते एक चीज लिख लेते हैं यहां पर, फंक्शन ऑफ सीमेन छूट गया था, याद आया। फंक्शन ऑफ सीमेन, फंक्शन ऑफ सीमेन नंबर 1, स्पर्म को पोषण प्रदान करता है, यूरेथ्रा के माध्यम को उदासीन बनाता है, नंबर 3, स्पर्म की मोबिलिटी में मदद करता है। यूं कहिए कि यह तैरने का माध्यम है। मोबिलिटी में गतिशीलता, तो स्पर्म की मोबिलिटी में क्या करता है, मदद करता है। और क्या करता है ये? तीसरा, चौथा, यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, मतलब वेजाइना में जो बैक्टीरिया होते हैं डॉट 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 ETC, मेन चीज ये। और इसको हम क्या कह सकते हैं इसको लेकर के कि सीमेन इज द बाथ ऑफ, सीमेन इज द बाथ ऑफ स्पर्म। तो याद रखना, सीमेन इज द बाथ ऑफ स्पर्म, मतलब ये बाथ टॉब है किसका, स्विमिंग पूल है, एकदम स्पर्म उसमें तैरते रहते। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम नहीं रुकने वाले हैं, तैयार हो जाइए। और अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, लाइक शेयर तो करना भूले ही नहीं। धन्यवाद।